हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में हम तकरीबन सारा चैप्टर कर चुके। चार्जिंग सेक्शन 22, डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू सेक्शन 23, सेक्शन 24 डिडक्शंस अलाउएबल, सेक्शन 25 क्या था, इंटरेस्ट नॉट अलाउड, इंटरेस्ट नॉट अलाउड, और सेक्शन 26 जॉइंट ओनरशिप और मिसक्लेनियस प्रोविजंस भी हम कर चुके थे। अब इसके बाद एक सेक्शन बचता है इस चैप्टर में, डीम्ड ओनरशिप। तो डीम्ड ओनरशिप सेकंड कंडीशन ओनरशिप को जो लेकर थी कि एसएससी ऑनर होना चाहिए उस प्रॉपर्टी का। तो कुछ सिचुएशन में एसएससी को ऑनर मान लिया जाएगा, डीम्ड ओनरशिप ऑनर मान लिया जाएगा। तो इसमें कुछ सिचुएशंस दे रखी है। फर्स्ट सिचुएशन है, अगर कोई इंडिविजुअल अपने स्पाउस को विदाउट कंसीडरेशन और इन एडिक्वेट कंसीडरेशन के लिए हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है। तो एक इंडिविजुअल अपनी हाउस प्रॉपर्टी स्पाउस को ट्रांसफर कर रहा है। कैसे ट्रांसफर कर रहा है? गिफ्ट में। गिफ्ट को हम क्या बोलते हैं? विदाउट एनी कंसीडरेशन या इन एडिक्वेट कंसीडरेशन। ये तो हुआ गिफ्ट। आगे दे रखा है विदाउट एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, मतलब दोनों में तलाक नहीं हुआ है, मैरिज सबसिस्ट कर रही है, तलाक नहीं हुआ है। तो विदाउट एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। तो फॉर एग्जाम्पल, हस्बैंड ने वाइफ को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। कैसे ट्रांसफर की? गिफ्ट में। तो इस प्रॉपर्टी का ऑनर स्टिल हस्बैंड माना जाएगा, मतलब ट्रांसफरर को ही डीम्ड ऑनर माना जाएगा। तो हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉपर्टी गिफ्ट में दी, वाइफ ने वो प्रॉपर्टी किराए पर दे दी। किराया, अब हस्बैंड ने गिफ्ट जब दिया तब हस्बैंड ने क्या किया कि पैसा हस्बैंड का लगा था उस प्रॉपर्टी में। हस्बैंड ने अपने ओन फंड से वो प्रॉपर्टी खरीदी थी या उसको कहीं से विरासत वगैरह में मिली थी। प्रॉपर्टी हस्बैंड की है, हस्बैंड ने गिफ्ट में वाइफ को ट्रांसफर कर दी। अब ऑन पेपर्स, ऑन रिकॉर्ड वो प्रॉपर्टी किसके नाम में हो गई? वाइफ के नाम से हो गई। ऑन रिकॉर्ड वो प्रॉपर्टी वाइफ के नाम से हो गई, लेकिन स्टिल हाउस प्रॉपर्टी हेड के लिए ऑनर हस्बैंड को ही माना जाएगा। बात समझे? ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब प्रॉपर्टी वाइफ को ट्रांसफर हो चुकी है गिफ्ट में, तो ऑनर वाइफ को ही माना जाना चाहिए। रीजन, ऑन रिकॉर्ड ऑनर तो वाइफ है, बट हाउस प्रॉपर्टी हेड में ट्रांसफरर मतलब हस्बैंड को ऑनर क्यों मान रहे हैं? यहाँ इनकम टैक्स में कंसेप्ट आता है डाइवर्जन ऑफ इनकम का, कि कोई पर्सन हाउस प्रॉपर्टी, जैसे हस्बैंड की बहुत ज्यादा इनकम है, वो हाउस प्रॉपर्टी किराए पर दे रहा है, उसको रेंट मिल रहा है, वो रेंट उसकी इनकम को बढ़ा रहा है और उसकी वजह से उसको ज्यादा टैक्स लग रहा है। हस्बैंड प्लानिंग करता है कि ये प्रॉपर्टी मैं वाइफ को गिफ्ट में दे देता हूं, फिर ऑन रिकॉर्ड ये प्रॉपर्टी वाइफ की हो जाएगी, फिर किराए पर देंगे, रेंट आएगा, वाइफ को ये रेंटल इनकम टैक्सेबल बता दूंगा। मतलब वो इनकम डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो इनकम टैक्स एक्ट ऐसे डाइवर्जन ऑफ इनकम वाले तरीकों को हिट करता है, पकड़ता है, बोलता है ऐसे नहीं चलेगा। तो स्टिल हस्बैंड ट्रांसफरर को ही उस प्रॉपर्टी का ऑनर माना जाएगा। ठीक है। ठीक इसी तरीके से सेकंड, एक इंडिविजुअल अगर अपने माइनर चाइल्ड, सन हो या डॉटर हो, हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, अगेन वही लैंग्वेज, विदाउट कंसीडरेशन और इन एडिक्वेट कंसीडरेशन, मतलब गिफ्ट। तो अगर एक इंडिविजुअल गिफ्ट में
अपने माइनर चाइल्ड को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है तो स्टिल ट्रांसफरर को ही ऑनर माना जाएगा। लेकिन ये प्रोविजन एक जगह काम नहीं आएगा। अगर हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है माइनर मैरिड डॉटर को, मतलब इस केस में क्या होगा, वो इनकम जैसे फादर ने अपने माइनर मैरिड डॉटर को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, जनरल प्रोविजन क्या बोलता है कि ये फादर की ही प्रॉपर्टी है, फादर ही इसका डीम्ड ओनर है। लेकिन नीचे लिखा है ये प्रोविजन काम नहीं आएगा अगर ये हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है माइनर मैरिड डॉटर को। ठीक है, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी की इनकम किसको टैक्सेबल होगी, माइनर मैरिड डॉटर को। ठीक है, अब कई लोगों को ऑब्जेक्शन होता है कि माइनर डॉटर फिर मैरिड ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो इलीगल है। दूसरे कानून हम चेक करने नहीं बैठे हैं, ऐसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, इंडिया में बाल विवाह होते हैं ना, तो यहां पर क्या बोल रहे हैं, हमें दूसरे कानूनों से मतलब नहीं है। यहां पर बोल रहे हैं बस अगर हाउस प्रॉपर्टी माइनर मैरिड डॉटर को ट्रांसफर की गई है तो ये प्रोविजन काम नहीं आएगा, मतलब डीम्ड ऑनरशिप का पॉइंट नहीं लगेगा। इस केस में इस प्रॉपर्टी की इनकम माइनर मैरिड डॉटर को ही टैक्सेबल होगी। तो 2 पॉइंट पढ़े हमने, ट्रांसफर टू स्पाउस और ट्रांसफर टू माइनर चाइल्ड। किसको ऑनर माना जा रहा है, ट्रांसफरर को ऑनर माना जा रहा है। फिर कह रहे हैं ए मेंबर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनी एओपी, किसी एक पर्सन है जो किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनी और एओपी में मेंबर है, जिसको उस कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनी और एओपी ने कोई हाउस बिल्डिंग स्कीम शुरू की, उसमें उस हाउस बिल्डिंग स्कीम के तहत उस मेंबर को प्रॉपर्टी अलॉट की गई है या लीज पर दी गई है, तो जो मेंबर है या जो लेसी है उसको डीम्ड ऑनर माना जाएगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते। एक एग्जाम्पल पहले भी दिया था आपको कि एक हाउस प्रॉपर्टी, एक मान लीजिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई, कोऑपरेटिव सोसाइटी 7 मेंबर्स इकट्ठे हुए और कोऑपरेटिव सोसाइटी बन गई। सारे मेंबर्स को कोऑपरेटिव सोसाइटी ने बोला पैसा लाइए, पैसा लेकर आइए। आपके दिए हुए पैसे से कोऑपरेटिव सोसाइटी लैंड परचेस करेगी, प्लॉट परचेस करेगी, और उस प्लॉट लैंड पर हाउ कोऑपरेटिव सोसाइटी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इनकर करके बिल्डिंग बनवाएगी, जो 7 स्टोरी की बिल्डिंग होगी। और 7 मेंबर है कोऑपरेटिव सोसाइटी के, हर मेंबर को एक एक फ्लोर अलॉट कर दिया जाएगा। 7 फ्लोर बनाए गए। तो पैसा किसका लगा था, पैसा कौन लेकर आए थे, मेंबर्स। लेकिन मेंबर्स ने पैसा कोऑपरेटिव सोसाइटी में लगा दिया, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने लैंड अपने नाम से परचेस की और उस पर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन भी अपने खर्चे से करवाया। तो ये प्रॉपर्टी किसके नाम में रजिस्टर्ड होगी, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से रजिस्टर्ड होगी रिकॉर्ड्स में। लेकिन इसको बनवाने के लिए पैसा लगाया था मेंबर्स ने, और मेंबर्स को बदले में क्या मिला, आफ्टर कंस्ट्रक्शन 7 स्टोरी में से एक एक फ्लोर एक एक मेंबर को दे दिया गया। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का ऑनर किसको माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी हेड, कह रहे हैं ऑनर माना जाएगा मेंबर को। ठीक है, क्योंकि पैसा किसका लगा था कंस्ट्रक्शन में, मेंबर का लगा था। ठीक है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसा भी कर सकती है कि कंस्ट्रक्शन के बाद प्रॉपर्टी मेंबर को अलॉट ना करे, लीज पर दे दे। तो
तो उस केस में वो लेसी मेंबर डीम्ड ऑनर माना जाएगा। ठीक है, तो ये बात यहां दे रखिए कि इस केस में डीम्ड ऑनर माना जाएगा उस मेंबर को या लेसी को। ठीक है, अब फोर्थ सिचुएशन, तो हम पढ़ रहे हैं डीम्ड ऑनरशिप की सिचुएशंस। कुछ मतलब सेकंड कंडीशन जो थी हमारी चार्जिंग सेक्शन 22 में कि एसएससी ऑनर होना चाहिए। अब सेक्शन 27 बोल रहा है एसएससी को डीम्ड ऑनर कहा जाएगा, मान लेंगे हम वो ऑनर है। मतलब चार्जिंग सेक्शन 22 की सेकंड कंडीशन डीम्ड टू हैव बीन सेटिस्फाइड मानी जाएगी। अब इसमें चौथा पॉइंट हेडिंग है ऐसा ट्रांजैक्शन जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट 1882 के सेक्शन 53A में कवर होता है। ऐसा ट्रांजैक्शन जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट 1882 के सेक्शन 53A में कवर होता है। तो ऐसा क्या ट्रांजैक्शन होता है, पहले हम लिख कर समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए सेलर है, मिस्टर बी बायर है। इन दोनों के बीच एग्रीमेंट टू सेल हुआ। इन दोनों के बीच एग्रीमेंट टू सेल हुआ। ए ने बोला ये प्रॉपर्टी मैं आपको सेल करूंगा। दोनों के बीच में सेल वैल्यू जो चार्ज करेगा ए बी से डिसाइड हुई 25 लाख। मतलब ये प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी है, इसके लिए एग्रीमेंट टू सेल हुआ दोनों के बीच कि ए ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा बी को 25 लाख में। अब हो सकता है कि अभी तक बी ने इसका कोई कंसीडरेशन पे ना किया हो, तो बी इसका कंसीडरेशन पे करने के लिए लायबल है, ए को वो कंसीडरेशन पे करे। लेकिन सिचुएशन ऐसी हो सकती है, फर्स्ट बी ने अभी तक ए को कोई कंसीडरेशन पे नहीं किया है, नो कंसीडरेशन। फर्स्ट सिचुएशन ये। सेकंड, हो सकता है बी ने ए को पार्ट कंसीडरेशन दिया हो, एडवांस दिया हो, पार्ट कंसीडरेशन। फिर थर्ड, हो सकता है बी ने फुल कंसीडरेशन ही पे कर दिया हो, फुल कंसीडरेशन पे कर दिया बी ने ए को, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से बी के नाम से अभी तक रजिस्ट्री नहीं हो पाई है। रजिस्ट्री समझते हैं? रजिस्ट्री डिपार्टमेंट जाकर बी को प्रॉपर्टी अपने नाम में करवानी होती है, ठीक है, ताकि ऑन रिकॉर्ड पेपर्स में बी का नाम हो जाए। तो अभी तक बी ने अपने नाम में रजिस्ट्री नहीं करवाई है। लेकिन सबसे खास बात, बी ने इस प्रॉपर्टी का पोजीशन ले लिया है, बी टेक्स पोजीशन। बी ने इस प्रॉपर्टी का पोजीशन ले लिया है, लेकिन अभी तक ऑन रिकॉर्ड बी का नाम एज ए रजिस्टर्ड ऑनर नहीं आ पाया है। टाइटल डीड्स अभी तक बी के नाम से रजिस्टर्ड नहीं हो पाए हैं। बट फॉर द पर्पज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी हेड बी को ऑनर मान लिया जाएगा। कारण इनकम टैक्स में पोजीशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। पोजीशन किसके पास है? बी के पास, तो बी को डीम्ड ऑनर मान लिया जाएगा। रीजन, बी ने पोजीशन अगर ले लिया है तो बी इसको किराए पर किसी भी पार्टी को दे सकता है। वो इस पोजीशन में आ गया है तो बी को ऑनर माना जाएगा। तो ये सब बातें कहाँ लिखी है? ये है बातें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट 1882 बना हुआ है, उसमें सेक्शन 53A है। तो इस पूरे सेक्शन को हम बोलते हैं इसका टाइटल है डीम्ड ऑनरशिप
ऑन पोजीशन, डीम्ड ऑनरशिप ऑन पोजीशन, बी को इस प्रॉपर्टी का ऑनर माना जाएगा। तो सेक्शन 53A के अंदर क्या दे रखा है कि कॉन्ट्रैक्ट तो दोनों पार्टीज के बीच में फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रांसफर फॉर कंसीडरेशन, मतलब कंसीडरेशन एग्जिस्ट करना चाहिए, गिफ्ट में नहीं दिया गया होना चाहिए, कंसीडरेशन होना चाहिए। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ वो राइटिंग में होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट पर सेलर या उसके एजेंट के साइन होने चाहिए। बायर के साइन अभी तक नहीं है क्योंकि बायर के नाम से अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है फॉर ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का हुआ है। और सबसे खास बात कि ट्रांसफरी मतलब बायर ने पोजीशन ले लिया है, और बायर जो है लैंग्वेज गवर्नमेंट ने लिखी, ट्रांसफरी हैज परफॉर्म्ड और इज रेडी टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन फॉर पेमेंट। तो ट्रांसफरी मतलब बायर ने अपना पेमेंट का ऑब्लिगेशन या तो परफॉर्म कर दिया है, मतलब या तो पूरा पैसा दे दिया है, या वो पूरा पैसा देने को तैयार है। He is ready to perform his obligation for payment. तो बायर ने या तो फुल पेमेंट कर दिया या वो पेमेंट करने को तैयार है। अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं, बट रजिस्ट्री अभी तक ट्रांसफरी के नाम से नहीं हो पाई है, तो डीम्ड ऑनर फिर भी ट्रांसफरी को माना जाएगा। क्यों? ट्रांसफरी के पास पोजीशन आ चुका है, तो ट्रांसफरी को डीम्ड ऑनर माना जाएगा, उसके पास पोजीशन आ चुका है इस प्रॉपर्टी का। हालांकि वो टाइटल डीड्स अभी तक बायर ट्रांसफरी के नाम से रजिस्टर्ड नहीं हो पाए हैं। फिर पॉइंट नंबर 5, इन केस ऑफ इम्पार्टिबल एस्टेट होल्डर को डीम्ड ऑनर माना जाएगा। समझ नहीं आया आपको क्या होता है इम्पार्टिबल एस्टेट? इम्पार्टिबल एस्टेट के केस में होल्डर को डीम्ड ऑनर माना जाएगा। तो समझते हैं हम इम्पार्टिबल एस्टेट होता क्या है। ऐसी प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी विच कैन नॉट बी पार्ट विथ, द प्रॉपर्टी, इम्पार्टिबल एस्टेट का मतलब द प्रॉपर्टी विच कैन नॉट बी पार्ट विथ, जो बेची नहीं जा सकती, ठीक है, जो ट्रांसफरेबल नहीं है, तो वो कहलाती है इम्पार्टिबल एस्टेट। फॉर एग्जाम्पल, एक फादर है जिसके 4 बेटे हैं, चारों के चारों नालायक है, और इस फिराक में है कि कब फादर की डेथ हो और फादर के पास जो बड़ी हवेली है वो उनकी हो जाए और उसको बेचकर वो आपस में पैसा बांट ले, ठीक है। तो फादर को उनके इंटेंशन का पता है, ठीक है। अब फादर एक प्लानिंग करता है, एडवोकेट को बुलाता है कि मेरी वसीयत लिखो, विल। वसीयत में लिखना कि ये प्रॉपर्टी इन्हीं की है, लेकिन इनके पास ये प्रॉपर्टी को बेचने का राइट नहीं है। ये प्रॉपर्टी मेरे मरने के बाद इनकी है, लेकिन मेरे मरने के बाद भी ये प्रॉपर्टी बेच नहीं पाएंगे। तो हो गई अब ये प्रॉपर्टी इम्पार्टिबल एस्टेट, है इन्हीं चारों बेटों की, बट इनके पास ट्रांसफर का राइट नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई अब इम्पार्टिबल एस्टेट। तो बेटे 4, चारों की ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, चारों होल्ड करते हैं। तो ये प्रोविजन क्या बोलता है, जो होल्डर है वो डीम्ड ऑनर है। अब फॉर एग्जाम्पल 4 बेटों को अब अकल आ गई कि हम जो चाहते थे हुआ तो नहीं, अब काम धंधे पे लग जाते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं। तो उसमें से 3 बेटे दूसरी सिटी में काम के लिए निकल गए, बिजनेस के लिए या जॉब के लिए। सबसे छोटे बेटे को वो प्रॉपर्टी संभला कर गए कि अब तू संभाल इस प्रॉपर्टी को,
टेंशन हमें है नहीं, बेच तो तू भी नहीं पाएगा, और तू अकेला क्या, अपन चारों मिलके भी बेच नहीं पाएंगे, तो रिस्क तो है नहीं। तो अब से तू संभाल, हम तो काम धंधे के लिए जाते। तो जो सबसे छोटा बेटा है वो इस प्रॉपर्टी की देखरेख कर रहा है, वो होल्डर है, तो वो उसे डीम्ड ऑनर मान लिया जाएगा। अब किसी स्टूडेंट ने पूछा, सर अगर चारों के चारों बेटे काम के लिए निकल गए दूसरी सिटीज में और अपने नौकर रामू को वो प्रॉपर्टी संभला के गए, तो क्या रामू डीम्ड ऑनर हो जाएगा? यस। रीजन यहां दे रखा है, डीम्ड ऑनर किसको मानेंगे? होल्डर को, जो वो प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। अगेन यहां पर पॉइंट आता है, होल्डर या तो एक इंडिविजुअल होगा या एचयूएफ, इसके अलावा और कोई होल्डर नहीं बन सकता। तो इम्पार्टेबल एस्टेट के केस में होल्डर को डीम्ड ऑनर माना जाएगा अंडर सेक्शन 27। ताला लगा के चले गए। होल्ड कौन कर रहा है, पीछे देख रेख कौन कर रहा है? आते हैं देख रेख के लिए, ऐसे नहीं है पूरे दिन देखते रहना उसको, तो देख रेख कर रहे ना, चलेगा, उन्हीं को ही होल्डर माना जाएगा। पोजीशन, यहां पर पोजीशन, इनकम टैक्स एक्ट में पोजीशन को इंपॉर्टेंस दी जाती है। अपने मारवाड़ में कहा भी जाता है, कब्जा सच्चा बाकी सब झूठा, बोलते हैं ऐसा। अब सबसे खास पॉइंट, हमने सबलेटिंग को लेकर एक बात पढ़ी थी। सबलेटिंग के लिए हमने पढ़ा था कि अगर ए ने ये प्रॉपर्टी बी को दी, लीज पर लेट आउट किया, तो मैं लिखता हूं इसको लीज, लेट आउट किया। फिर आगे बी ने वो प्रॉपर्टी सी को सबलीज कर दी, सबलेट कर दी, ठीक है। अब अभी तक के प्रोविजंस के हिसाब से बताइए कौन किसको रेंट पे करेगा? सी जो है वो बी को रेंट पे करेगा और बी ए को रेंट पे करेगा। अब ए के एंगल से बताइए कि ए को बी से जो रेंट मिल रहा है वो ए को कौन से सेक्शन में, कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? ए तो इस प्रॉपर्टी का एक्चुअल ओनर है, तो ए को ये रेंट टैक्सेबल होगा सेक्शन 22 में, मतलब ए को ये रेंट टैक्सेबल होगा हाउस प्रॉपर्टी हेड में, समझे? लेकिन सी से जो रेंट मिलेगा बी को, वो बी को कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? अभी हमने पढ़ा था, अभी तक के प्रोविजंस के हिसाब से बी को जो रेंट मिलेगा वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि बी के लिए ये इनकम फ्रॉम सबलेटिंग है, बी इस प्रॉपर्टी का ऑनर नहीं है, तो बी को सी से जो रेंट मिलेगा अभी तक के हिसाब से हमने पढ़ा वो या तो बीजीपीपी हेड सेक्शन 28 में टैक्सेबल होगा या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड सेक्शन 56 में टैक्सेबल होगा। अभी तक के प्रोविजंस के हिसाब से तो ये है। लेकिन अब इस स्टोरी में लाते हैं ट्विस्ट। अगर ए ने बी को ये लीज पर दिया था कम से कम 12 साल, बी लेसी है, ए ने बी को दिया था, बी लेसी है, बी लेसी ने लेसर से कम 12 साल के लिए वो हाउस प्रॉपर्टी लीज पर ली थी, तो जो लेसी है उसको डीम्ड ऑनर माना जाएगा। तो अब इस सिचुएशन में बी के एंगल से सोचे, बी ने ए से ये प्रॉपर्टी कम से कम 12 साल की लीज पे ली है,
तो बी को डीम्ड ऑनर माना जाएगा। ठीक है, तो अभी फिर क्या होगा, अब बी को अगर ऑनर माना जाएगा, डीम्ड ऑनर, तो बी को सेक्शन 27 की वजह से प्लस हाउस प्रॉपर्टी हेड ही लगेगा सेक्शन 22, ये रेंट जो बी को सी से मिलेगा वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो हम किसके लिए देखेंगे 12 साल की लीज पर, ए के लिए या बी के लिए? बी के लिए देखेंगे। बी ने कम से कम 12 साल की लीज पर प्रॉपर्टी ली है, तो बी को डीम्ड ऑनर माना जाएगा। ए तो एक्चुअल ऑनर है, बी हो गया डीम्ड ऑनर। ए को जो रेंट मिला वो भी हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल, बी को जो रेंट मिला वो भी हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान दे रखिए। Lease for at least 12 years. A person who acquires any right with respect to a building or part thereof under section 269 UA of Income Tax Act और सेक्शन 269 UA में जाके देखते हैं, वहां पर ये बात दे रखी है, लीज फॉर एट लीस्ट 12 years, तो लेसी को डीम्ड ऑनर माना जाएगा, जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल में देखा। ठीक है, अब एक बात बताइए, यहां पर अगर लेसी 12 साल के लिए नहीं 10 साल के लिए ही प्रॉपर्टी लेता है, लीज पर अगर ए बी को 10 साल के लिए ही देता है, तो डीम्ड ऑनरशिप का पॉइंट अप्लीकेबल नहीं होगा। अब इस केस में जो बी को सी से रेंट मिलेगा वो या तो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा या अदर सोर्सेस हेड में। समझ गए बात? तो टोटल 6 केसेस में डीम्ड ऑनरशिप का पॉइंट एप्लीकेबल हो जाता है। पहला केस क्या था? ट्रांसफर टू स्पाउस, सेकंड ट्रांसफर टू माइनर चाइल्ड, थर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनी एओपी कोई हाउस बिल्डिंग स्कीम चला रही है, अपने मेंबर को कोई हाउस प्रॉपर्टी अलॉट कर दे या लीज पर दे दे, तो जो अलॉटी है मेंबर या जो लेसी मेंबर है वो डीम्ड ओनर माना जाता है। फिर सेक्शन 53A वाले ट्रांजेक्शंस जहां पर ट्रांसफरी ने पोजीशन ले लिया है, पेमेंट किया है या नहीं किया है वो नहीं देखेंगे, बट टाइटल डीड अभी तक ट्रांसफरी के नाम से रजिस्टर्ड नहीं हो पाए हैं, और इम्पार्टिबल स्टेट के केस में होल्डर को डीम्ड ऑनर माना जाएगा। और ऐसा लेसी जिसने कम से कम 12 साल की लीज पर हाउस प्रॉपर्टी ली है, ऐसे लेसी को डीम्ड ऑनर माना जाएगा। ठीक है, अब यहां पर एक पॉइंट है, ट्रांसफर किया स्पाउस को या माइनर चाइल्ड को, ऐसी कुछ बातें एक चैप्टर और आएगा, एक चैप्टर और आएगा क्लबिंग ऑफ इनकम, तो उसके रिगार्डिंग नीचे नोट दे रखा है। अगर एक इंडिविजुअल ट्रांसफर करता है मनी, हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करता, पहला पॉइंट क्या था? स्पाउस को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दो, सेकंड क्या था? स्पाउस माइनर चाइल्ड को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दो। अगर हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के बजाय उनको मनी दी थी और वो मनी यूटिलाइज करके हाउस प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, तो सेक्शन 27 नहीं लगेगा। सेक्शन 27 तो तभी लगेगा जब ट्रांसफरर ने उनको हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की हो। अगर उनको मनी ट्रांसफर की गई और वो मनी यूटिलाइज करके ट्रांसफरी हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेता है, तो सेक्शन 27 नहीं लगेगा, तो फिर उस केस में क्लबिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। तो क्लबिंग प्रोविजंस हम पढ़ेंगे सेक्शन 64 में। क्लबिंग प्रोविजंस बताया था मैंने, दूसरे पर्सन की इनकम
एसएससी की इनकम में जोड़ी जा सकती है और उस इनकम पर टैक्स देने के लिए लायबल एसएससी को माना जाएगा। तो ये जो दूसरे पर्सन की इनकम एसएससी की इनकम में जोड़ी जाती है उसको बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। तो इस केस में सेक्शन 27 अप्लीकेबल नहीं होगा, क्लबिंग प्रोविजंस अप्लीकेबल होंगे। फर्क क्या पड़ जाएगा उससे? दोनों सेक्शन का रिजल्ट सेम है। चाहे सेक्शन 27 लगता है वो भी क्या बोलता है, ट्रांसफरर डीम्ड ऑनर है। क्लबिंग प्रोविजंस का भी इफेक्ट क्या है, वो इनकम ट्रांसफरर को ही टैक्सेबल की जाएगी। तो फिर फर्क क्या हुआ? सिचुएशन का फर्क है। अगर हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है सेक्शन 27 लगेगा। अगर मनी ट्रांसफर की गई है और ट्रांसफरी ने वो मनी यूटिलाइज करके हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली तो फिर सेक्शन 64 क्लबिंग प्रोविजंस अट्रैक्ट होंगे। अब क्लबिंग प्रोविजन में एक बात और है, हम पढ़ेंगे जब माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स में क्लब होती है तो पेरेंट्स उस पर सेक्शन 10 क्लॉज 32 में एग्जम्पशन ले सकते हैं। जब माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स में क्लब होती है तो पेरेंट्स उस क्लब्ड इनकम पर एग्जम्पशन ले सकते हैं सेक्शन 10 क्लॉज 32 में। कितना? 1500 रुपए पर एनम पर चाइल्ड। तो वो एग्जम्पशन मिल जाएगा बस। मतलब क्या, अगर सेक्शन 27 लगा, जैसे ये वाला पॉइंट, ये सेकंड वाला पॉइंट, फादर ने सन को हाउस प्रॉपर्टी दी, सेक्शन 27 लगा, सेक्शन 27 लगा तो क्लबिंग प्रोविजंस तो नहीं लगे, बट वो रेंट किसको क्लब हो जाएगा? फादर को टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, एग्जम्पशन मिलेगा क्या 1032 का? नहीं, क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं हुए। क्या लगा? सेक्शन 27। लेकिन अगर फादर ने सन को मनी दी थी, सन ने वो मनी यूटिलाइज करके हाउस प्रॉपर्टी खरीदी तो क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट होंगे। और वो रेंटल इनकम फादर को जब क्लब होगी तो फादर उस क्लब्ड इनकम पर 1500 रुपए का एग्जम्पशन ले सकता है सेक्शन 10 क्लॉज 32 में। ठीक है, ये हमने कुछ 6 केसेस पढ़े डीम्ड ऑनरशिप के। कुछ केसेस में एसएससी को प्रॉपर्टी का ऑनर होना मान लिया जाएगा और वो इनकम टैक्सेबल होगी डीम्ड ऑनर को। प्रोविजन सारे खत्म, कुछ बचा प्रोविजंस में? नहीं। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर 28। ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं, पार्टली प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है और पार्टली लेट आउट है। ठीक है, अब तो क्वेश्चन नंबर 28, मिस्टर रणवीर owns a house in Agra. A house, मकान एक ही है। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2023-24 3/4 पोर्शन ऑफ द हाउस वॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर फुल ईयर। कह रहे हैं मकान एक ही है, मकान का 3/4 पोर्शन मतलब 75% एरिया सेल्फ ऑक्यूपाइड है और 1/4 पोर्शन मतलब 25% एरिया लेट आउट है रेजिडेंशियल पर्पस के लिए। तो मकान एक ही है, मकान एक ही है, इसका 75% एरिया क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड। और कह रहे 25%, बाकी का 25% एरिया लेट आउट है, बाकी का 25% एरिया लेट आउट है। तो ये 25% एरिया लेट आउट है। अब लेट आउट तो है, लेकिन लेट आउट होने की इंफॉर्मेशन है। लेट आउट कब तक किया? 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक 9 महीने लेट आउट किया है।
700 रुपए पर मंथ रेंट है, लेकिन 1 जनवरी 2024 से इस पोर्शन को भी, मतलब इस लेट आउट पोर्शन को भी यूज किया गया फॉर ओन रेजिडेंस। इसका मतलब ये वाला पोर्शन जो है वो 9 महीने तो लेट आउट था, बाकी 3 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड था। ठीक है, अब बताइए, इसकी तो आप कैलकुलेशन सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 में करोगे तो इतने एरिया की एनुअल वैल्यू तो नील हो जाएगी, लेकिन इस एरिया का क्या होगा? क्या इस एरिया की कैलकुलेशन पूरा ही लेट आउट मानते हुए सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 में होगी? बोलिए। कारण सेक्शन 23 सब सेक्शन 3 में एक रेस्ट्रिक्शन दे रखा है कि अगर आप बोल रहे हो मेरी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, अगर आपने उसको एक भी दिन लेट आउट किया है तो आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड होने का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा और वो प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी ही ट्रीट की जाएगी। ठीक है, तो अगर लेट आउट ट्रीट होगी तो इसका कंप्यूटेशन सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 में होगा। अब एक्चुअली लेट आउट तो कितना है? 9 महीने। एक्चुअली लेट आउट तो 9 महीने, तो एक्चुअल रेंट तो 9 महीने का लेंगे। लेकिन मेरे को एक बात बताइए, इतने पोर्शन का आप एक्सपेक्टेड रेंट पूरे 12 महीने का लोगे या नहीं? एक्चुअल रेंट तो एक्चुअली लेट आउट पीरियड 9 महीने का ले लोगे, लेकिन एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने के लोगे। यस, ठीक है, तो करते हैं। यहां मैंने लिख दिया कि एसओपी 12 महीने 75% एरिया पूरा रहा और 25% एरिया 3 महीने लेट आउट रहा, नहीं 9 महीने लेट आउट रहा और 3 महीने एसओपी रहा। अब आगे पढ़ते हैं। मकान तो एक ही है, ए हाउस। म्यूनिसिपल टैक्स, इस मकान म्यूनिसिपल वैल्यू दे रखी है, पूरे मकान की दे रखी है, पूरे मकान की 20,000। अब कह रहे हैं एक्सपेंडिचर हुए इस प्रॉपर्टी को लेकर, म्यूनिसिपल टैक्सेस अभी ड्यू है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। म्यूनिसिपल टैक्स का डिडक्शन एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर मिलता है, तो नहीं मिलेगा ड्यू है तो। रिपेयर का खर्चा अलाउ होगा क्या? नहीं, तो म्यूनिसिपल टैक्स भी अलाउ नहीं, रिपेयर का तो अलाउ होता नहीं है। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं। लैंड रिवेन्यू ग्राउंड रेंट, देखिए वैसे लैंड रिवेन्यू ग्राउंड रेंट भी प्रॉपर्टी टैक्सेस है। प्रॉपर्टी टैक्सेस तीन होते हैं। एक तो म्यूनिसिपल टैक्स जो लिविड बाय म्यूनिसिपल अथॉरिटी होता है, लेकिन प्रॉपर्टी को लेकर दो टैक्सेस और होते हैं, लैंड रिवेन्यू और ग्राउंड रेंट, वो लिविड बाय स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, इसलिए हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनका डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो लैंड रिवेन्यू ग्राउंड रेंट पेड हो भी चुके हैं बट उनका डिडक्शन नहीं मिलेगा। फिर इस प्रॉपर्टी को लेकर लोन लिया गया 1 लाख का 1 अप्रैल 2019 को 1 लाख लोन है, 11% इंटरेस्ट रेट है। क्यों लिया है? कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए लिया है और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है 28 मार्च 2020 को और अभी तक लोन रीपे नहीं हुआ है। नथिंग वाज रीपेड ऑन लोन अकाउंट सो फार, अभी तक रीपेमेंट कुछ भी नहीं हुआ है। आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट करनी है प्रीवियस ईयर 23-24, मतलब असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। तो कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। मकान एक ही है, म्यूनिसिपल वैल्यू दे रखी है, फेयर रेंट तो दे नहीं रखा है,
लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में फेयर रेंट निकाल सकते हम, एक्चुअल रेंट मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ्स मे बी टेकन एज फेयर रेंट। तो एक्चुअल रेंट कितना है 700 रुपए पर मंथ, तो 12 से मल्टीप्लाई, 12 महीनों से मल्टीप्लाई कर दिया, फेयर रेंट आ गया 8400। म्युनिसिपल वैल्यू क्या एरिया वाइज करके लिखूं? नहीं, एरिया वाइज करके लिखूं ना, इतना एरिया जब सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो इसकी तो वैल्यू नील होगी ना, वैल्यू तो इसी की लूंगा सिर्फ जो लेट आउट है। तो म्युनिसिपल वैल्यू वैसे 20,000 है, लेकिन लेट आउट पोर्शन की कितनी है 25%, तो 20,000 का 25%। म्युनिसिपल वैल्यू इस 25% पोर्शन की आ गई और फेयर रेंट भी आ गया इस 25% पोर्शन का। जेड वैल्यू आ जाएगी दोनों का हायर, दोनों का हायर, तो दोनों का हायर क्या है 8,400। स्टैंडर्ड रेंट नहीं दे रखा है तो एक्सपेक्टेड रेंट भी यही हो जाएगा 25% एरिया वाला। एक्चुअल रेंट 9 महीने एक्चुअली लेट आउट पीरियड था, तो 700 रुपए इंटू 9 महीने, लेट आउट पीरियड एक्चुअली 9 महीने। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे होगी? एक्चुअल रेंट कम है एक्सपेक्टेड रेंट से, क्यों कम है? वैकेंसी की वजह से कम है क्या? वैकेंसी की वजह से कम है या अदर रीजन? कैसे बोलो? सेल्फ ऑक्यूपाइड। लैंग्वेज क्या थी? एक्चुअल रेंट कम हो एक्सपेक्टेड रेंट से ड्यू टू एसओपी और अदर रीजन। तो क्यों कम है? क्योंकि 3 महीने ये प्रॉपर्टी एसओपी रह गई है, 9 महीने एक्चुअली लेट आउट हुई, 3 महीने एसओपी है, तो रॉ नंबर उस टेबल की कौन सी लग जाएगी? 4, रॉ नंबर 4 लगेगी। तो क्या एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू? तो एक्सपेक्टेड रेंट बन गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू। म्युनिसिपल टैक्स पेड हो गए क्या? नहीं, डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो नॉट अलाउड। नेट एनुअल वैल्यू भी यही आ गई। स्टैंडर्ड डिडक्शन एम्प्लाइड है, एनएवी का 30% लेस कर दूं, लेस कर दिया। अब मैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन करता हूं। लोन कब लिया गया? लोन जब से लेते तब से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया मेरा 1 अप्रैल 2019। तो स्टार्टिंग पॉइंट 1 अप्रैल 2019। कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ? 28 मार्च 2020 को। इससे लोन तो अभी रीपेड नहीं हुआ है। जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उससे इमीडिएटली प्रीसीडिंग 31 मार्च, वो क्या होगी 31 मार्च 99 2019, तो 31 मार्च 2019। तो पीसीपीआई तो होगा ही नहीं, ये बन गई हमारी सिचुएशन नो पीसीपीआई वाली। मतलब सारा करंट ईयर का ही इंटरेस्ट होगा। पीसीपीआई मेरा यहीं खत्म हो गया, यहां खत्म हो गया मेरा पीसीपीआई। 31 मार्च 2019 को पीसीपीआई खत्म हो गया। करंट ईयर का इंटरेस्ट मेरा कब से लगना शुरू होगा? 1 अप्रैल 19 से। तो करंट ईयर का इंटरेस्ट 1920 का, फिर 2021। इस तरीके से अभी मेरा करंट प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है 2023-24। तो क्या 2023-24 में भी करंट ईयर का इंटरेस्ट लगेगा? बिल्कुल लगेगा। मैंने अभी तक लोन रीपे किया नहीं है, लोन रीपे नहीं हुआ है तो लगेगा ही। तो करंट ईयर का इंटरेस्ट कितना लगेगा? 1 लाख लोन अमाउंट है, इंटरेस्ट रेट 11% है, 11,000 हो जाएगा करंट ईयर का इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट पीसीपीआई 0 और करंट ईयर इंटरेस्ट 11,000, टोटल इंटरेस्ट 11,000।
तो इस पूरे मकान का टोटल रेंट था 11,000। डिस्ट्रीब्यूट कर दे क्या एरिया वाइज? 11 लाख का 25% एरिया, वो हो गया 2750। इस पोर्शन 25% एरिया का अमाउंट आ गया 3130। जो पूरे साल एसओपी रहा 75% एरिया, उसका तो सब कुछ नील, बस अलाउ होगा इंटरेस्ट। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में सिर्फ इंटरेस्ट अलाउ होता है। 11,000 इंटरेस्ट था इनटू 75% एरिया, तो इंटरेस्ट इतना नेगेटिव आ गया। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का मतलब लॉस आ गया, लॉस फ्रॉम एसओपी पोर्शन। एडजस्ट कर दे आपस में, तो पॉजिटिव नेगेटिव एडजस्ट होने के बाद भी ओवरऑल नेगेटिव आ रहा है 5120। ठीक, अब हाँ बोलिए। हाँ हाँ, मेरे को एक बात बताइए, जिस पीरियड की आप कैलकुलेशन कर रहे हो, इनका कहना है पेमेंट टीनेंट ने कर दिया। एक मिनट, हाँ देखिए, जब तक टीनेंट था, टीनेंट को बोला हमने म्यूनिसिपल टैक्स आप पे करो, तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। बाकी के 3 महीने लैंडलॉर्ड ने म्यूनिसिपल टैक्स पे किया, तो जितना लैंडलॉर्ड ने, ओनर ने, एसएससी ने पे किया, उतना तो डिडक्शन मिलेगा। जो कंडीशन क्या है, म्यूनिसिपल टैक्स पे एक्चुअली पेड होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन पेड बाय लैंडलॉर्ड होना चाहिए। लैंडलॉर्ड ने जितना पे किया मिल जाएगा डिडक्शन। अगर अगर लेट आउट, ये टीनेंट बोल रहे हैं ना, टीनेंट था, इनकी सिचुएशन क्या है? इनकी सिचुएशन ये है, सर मकान एक ही है मेरा, मैंने 9 महीने लेट आउट किया था, और तब तक का म्यूनिसिपल टैक्स मैंने टीनेंट को बोला था, तो ये वाला म्यूनिसिपल टैक्स तो टीनेंट ने पे किया, इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर जब 3 महीने बाकी के वो एसओपी रहा, मकान एक ही है, 3 महीने एसओपी रहा, एसओपी होने का कोई बेनिफिट आप उठाओगे क्या? नहीं उठाओगे ना, आप तो इसको लेट आउट ही मानोगे। अब जब ये एसओपी होने का प्रैक्टिकली कोई बेनिफिट मिलेगा ही नहीं, अब तो ये पूरा आप इसकी कैलकुलेशन सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 में एलओपी मानकर ही करोगे। तो प्रैक्टिकली जब ये 3 महीने एसओपी था, तब म्यूनिसिपल टैक्स कुछ लैंडलॉर्ड ने भी पे किया था, तो जो लैंडलॉर्ड ने पे किया, अब उसकी तो प्रॉपर्टी लेट आउट मानी जा रही है ना, तो जो उसने पे किया वो डिडक्शन ले सकता है कि नहीं? ले सकता है। कोई दिक्कत? चलिए, अब क्वेश्चन नंबर कहां तक दिए थे आपको, होमवर्क कहां तक दिया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 25 निकालें। क्वेश्चन नंबर 25, मिस्टर मनोहर लाल हैज ए हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन जोधपुर राजस्थान। क्वेश्चन की में को ढंग से पढ़िए हमेशा, हैज ए हाउस प्रॉपर्टी, मकान एक ही है, विच कंसिस्ट ऑफ 2 यूनिट्स, उसके अंदर यूनिट्स 2 हैं। यूनिट ए 60% फ्लोर एरिया है, और यूनिट बी 40% फ्लोर एरिया, मतलब 60% एरिया को यूनिट ए बोल रहे हैं, और 40% एरिया को यूनिट बी बोलते हैं।
यूनिट ए सेल्फ ऑक्यूपाइड थी बाय मिस्टर मनोहर लाल फॉर 8 months। तो यूनिट ए जो 60% पोर्शन है वो 8 महीने एसओपी था। ठीक है, फिर 1 दिसंबर 2023 से वो लेट आउट कर दिया गया। तो 1 दिसंबर मतलब दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने वो लेट आउट हो गया। तो यहां हम उस 60% पोर्शन के लिए क्या लिख रहे हैं कि वो 8 महीने एसओपी था और 4 महीने लेट आउट था। एसओपी होने का कोई बेनिफिट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 में ही कंप्यूटेशन होगा। फिर कह रहे हैं यूनिट बी वाज मींट फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन बट अगेन हमने उसको लेट आउट कर दिया था 1 अक्टूबर से। 1 अक्टूबर से मतलब सितंबर तक तो सेल्फ ऑक्यूपाइड था। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने वो लेट आउट हो गया। इसका मतलब यूनिट बी जो 40% एरिया वाइज था वो 6 महीने एसओपी था, अप्रैल से लेकर सितंबर, फिर अक्टूबर से मार्च तक वो लेट आउट हो गया। यहां पर भी एसओपी होने का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। एसओपी होने का बेनिफिट खत्म, लेट आउट ही मानेंगे। तो जब लेट आउट मानेंगे, अब किराया दोनों का दे रखा है हमको, तो ये 4 महीने जब लेट आउट था तो इसका किराया कितना था? 10,000। इसका किराया था 10,000 पर मंथ। और जब बी यूनिट लेट आउट हुआ तो उसका किराया कितना था? जब वो लेट आउट हुआ तो उसका किराया था 8,000 पर मंथ। एसओपी होने का कोई बेनिफिट नहीं। 60-40 एरिया वाइज हो गया, यूनिट ए यूनिट बी। म्यूनिसिपल वैल्यू क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है, ठीक है, बट फेयर रेंट तो निकाल सकते हैं ना। एक्चुअल रेंट मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ्स। तो इसका किराया था 10,000, 10,000 इंटू 12, 1,20,000। इसका किराया था 8,000, 8,000 इंटू 12। फेयर रेंट तो आ गया, फेयर रेंट आ गया, स्टैंडर्ड रेंट भी नहीं है। तो क्या ये फेयर रेंट ही अल्टीमेटली जाके ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन जाएगा क्या? बताइए। यही फेयर रेंट देखें हम तो यही बन जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा। एक्चुअल रेंट तो एक्चुअली लेट आउट पीरियड का लिखेंगे ना, वो 12 महीने का थोड़ा ना लिखेंगे। एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का, बट एक्चुअल रेंट एक्चुअली लेट आउट पीरियड का। अब तो ये कितना महीना लेट आउट था? 4 महीने इंटू 10,000 किराया, 10,000 इंटू 4, 40,000। और वो बाकी का यूनिट बी 8,000 इंटू कितने महीने लेट आउट था? लेट आउट था 6 महीने। तो लेट आउट 6 महीने, ये हो गया मेरा एक्चुअल रेंट। अब इस सिचुएशन में मेरे को देख के बताओ, एक्चुअल रेंट कम है एक्सपेक्टेड रेंट से ड्यू टू एसओपी, ड्यू टू एसओपी। तो एक्सपेक्टेड रेंट ही बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो एक्सपेक्टेड रेंट को बना दो ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। उस केस में यूनिट बी का भी ऐसे ही होगा। यूनिट बी का एक्सपेक्टेड रेंट 96,000 और एक्चुअल रेंट 98,000। एक्चुअल रेंट कम है एक्सपेक्टेड रेंट से ड्यू टू एसओपी। तो एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू यही हो गया। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में। इस प्रॉपर्टी के अदर पर्टिकुलर्स दे रखे हैं। म्यूनिसिपल टैक्स पेड हो चुका है 40,000। 60-40 करें क्या एरिया वाइज इसका?
ये तो पूरे मकान का है ना म्यूनिसिपल टैक्स, तो एरिया वाइज करते हैं। इस म्यूनिसिपल टैक्स 40,000 का 60/40 एनएवी आ गई। एनएवी आने के बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर दें, फिर इंटरेस्ट भी दे रखा है, इंश्योरेंस प्रीमियम भी दे रखा है। इंश्योरेंस प्रीमियम इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, इसका डिडक्शन नहीं मिलता। हाउस प्रॉपर्टी एक्ट परमिट्स ओनली 3 डिडक्शंस, म्यूनिसिपल टैक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरेस्ट, बस। तो इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन नहीं मिलेगा। बट इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, अगेन इंटरेस्ट कैलकुलेट कर पाए, फुल इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे कि पीसीपीआई कितना, करंट ईयर इंटरेस्ट कितना। इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हम एज्यूम करते हैं ये करंट ईयर का इंटरेस्ट है, करंट ईयर का है। बट क्या एरिया वाइज अलोकेशन करते हैं 60/40 में? 60/40 में अलोकेशन कर दिया इस 18,000 इंटरेस्ट का, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आई, जो भी आया जोड़ दिया हमने, तो फाइनली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये। तो ये हमने ऐसे क्वेश्चन किए जहां पर पार्टली एसओपी एनओपी होता है, कभी कभी यूनिट भी दो हो जाती है, एक ही यूनिट कुछ टाइम पीरियड के लिए एसओपी रहती है, वही यूनिट कुछ टाइम पीरियड के लिए एलओपी है। उन केसेस में एसओपी होने का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है। इफेक्ट कहाँ आता है? उन केसेस में हम एक्सपेक्टेड रेंट तो 12 महीने का ले लेते हैं, बट एक्चुअल रेंट तो एक्चुअली लेट आउट पीरियड का ही लेना पड़ेगा ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 22 तक दिया था आपको होमवर्क में, 23 आपका होमवर्क है, 24, 25 हमने कर लिया, 26 आपका होमवर्क, 27 कल दे दिया था, 28 अभी कर लिया, 29 आपका होमवर्क है। अब क्वेश्चन नंबर 30 करना आपको ही है, बट क्वेश्चन नंबर 30 एग्जाम में आया हुआ है। इसमें 2 एसएससी दे दिया आपको, 2 एसएससी दे दिए। अब आपको उलझा किस बात में रहे? यहां पर 2 एसएससी दे दिए यहां पर, और कंबाइंड दोनों की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। बोला 2 एसएससी है, मिस्टर ए मिस्टर बी। मिस्टर ए की बातें बोल रहे हैं, बीच में मिस्टर बी की बात शुरू हो जाती है, फिर दोबारा मिस्टर ए की बात शुरू हो जाती है, फिर चलते चलते फिर मिस्टर बी की बात शुरू हो जाती है। तो जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने बैठते हैं तो हमारे मिस्टेक क्या हो जाती है? जब हम ए का कर रहे हैं तो उसमें हम बी की इंफॉर्मेशन यूज करके कर लेंगे, तो दोनों के मिस्टर ए मिस्टर बी दोनों के सॉल्यूशन गलत हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन देने का मकसद क्या है? आपको कंफ्यूज करने के लिए। इंस्टीट्यूट आपको तैयार करना चाहती है कि जब आप सीए बन जाओगे, ऑफिस में आपके क्लाइंट आएंगे, तो वह अधिकतर रिलेटिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2 फ्रेंड साथ में आ गए, 2 ब्रदर साथ में आ गए कि हमारा इनकम टैक्स का रिटर्न आपसे फाइल करवाना है। फिर एक ब्रदर अपनी बात बता रहा है, अभी उसने पूरी बात बताई नहीं है, दूसरा ब्रदर अपनी कहानी शुरू, मेरी इंफॉर्मेशन ये है, पहला ब्रदर मेरी इंफॉर्मेशन ये है, अलग दोनों की कहानी चल रही है, कभी उसकी आप सुन रहे हो। तो इंस्टीट्यूट आपको तैयार करना चाहता है कि उन सिचुएशन में आप क्या करते हो। मैं क्या करता हूं, मैं 2 अलग अलग पेपर उठा देता हूं। आप बोल रहे हो आपकी बात लिखूंगा, आप बोल रहे हो आपकी बात लिखूंगा, 2 अलग अलग शीट, दोनों की इंफॉर्मेशन आ गई, दोनों का सोल्यूशन हो जाएगा। कोई ज्यादा दिमाग वाली बात नहीं है। तो
इधर पढ़ते वक्त क्या करना है, जब एक ही बात, कई कई बातें दोनों की कंबाइंड दे रखी हैं और कहीं एक ही बात दे रखी है, फिर बी की बात शुरू होती है, फिर ए की बात शुरू होती है, फिर बी की बात शुरू होती है। तो पढ़ते वक्त मैंने ये महसूस किया कि ये तो इस तरीके से हो रखा है, तो मैं कैसे हैंडल करूं इस टाइप के क्वेश्चंस को। पहले ए उठाता हूं, क्वेश्चन में अपने दिमाग को कंट्रोल में रखूंगा और सिर्फ जो ए की बातें वो पढ़नी है पहले, ए का सॉल्यूशन करते वक्त, बी का सॉल्यूशन करते वक्त बी से रिलेटेड बातें पढ़नी है बस। एक इस क्वेश्चन में एक और खास बात दे रखी है यहां पर बी को लेकर, बी का कंस्ट्रक्शन देखिए क्या बोल रहे हैं, बी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको। बी ने लोन लिया है, हाउसिंग लोन, कब लिया है, 1 जुलाई 2022 को, ठीक है। बी ने 1 जुलाई 2022 को लोन लिया है और उसका कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ, इसके कंस्ट्रक्शन की स्टार्टिंग डेट भी दे दी, हमें कोई मतलब नहीं। अब कई लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि सर ये लोन तो इसने लिया 1 जुलाई 2022 को, कंस्ट्रक्शन तो इसका पहले से ही स्टार्ट हो गया था, बताइए कोई दिक्कत है क्या? लोन बाद में ले रहे हैं, कंस्ट्रक्शन पहले शुरू हो गया, दिक्कत नहीं है। हमारा इंटेंशन था कि हम अपने पैसे से कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं, बाद में फंड कम पड़ा तब हमने लोन लिया, तो लोन बाद में ले सकते हैं, कंस्ट्रक्शन पहले शुरू हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की डेट तो मेरे हिसाब से आपको देखनी भी नहीं चाहिए, कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन की डेट देखनी चाहिए। अब कंस्ट्रक्शन इसका कंप्लीट हुआ है 30/6/2023 को, बताइए 30/6/2023 को अगर इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा, लोन है, आप पीसीपीआई करंट ईयर इंटरेस्ट सब निकाल दोगे, बट एक खास बात, कंस्ट्रक्शन अगर 30 जून 2023 को कंप्लीट हुआ है तो एक्सपेक्टेड रेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको 9 महीने की लेनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन अगर 30 जून को कंप्लीट हुआ है तो जुलाई से मार्च 9 महीने का ही आपको एक्सपेक्टेड रेंट लेना है। ये इस क्वेश्चन की खास बात ये है, ठीक है। तो बी के केस में आप जो भी इंफॉर्मेशन लोगे एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के लिए, वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी 9 महीने की होनी चाहिए। वो इंफॉर्मेशन आपको एनुअल अमाउंट दे रखा है, आपको 9 महीने की इंफॉर्मेशन यूज करनी है, उस अमाउंट को 9 महीने के स्केल पर लाके आना है, ठीक है। तो ये करना है आपको। 9 महीने क्यों लिया, देखिए हमने एक प्रोविजन पढ़ा था, ये देखिए यहां पर पेज नंबर है आपके मेन बुक में, पेज नंबर 10 पर, कंप्यूटेशन फॉर ए पार्ट ऑफ ईयर। यहां पर हमने दे रखा था आपको कि अगर आपका कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर कंप्लीट होता है तो आपका कंप्यूटेशन पीरियड भी कंस्ट्रक्शन डेट, कंप्लीशन डेट से ही स्टार्ट होगा। तो कंस्ट्रक्शन आपका 30 जून को कंप्लीट हुआ तो इस डेट से ही आपका एक्सपेक्टेड इस पॉइंट का इफेक्ट आपका एक्सपेक्टेड रेंट पर पड़ता है। मैंने ये बात ऐसे बोली थी, अगर आप कोई प्रॉपर्टी 1 जुलाई को परचेस करते हो, 1 जुलाई 2023 को, तो अप्रैल मई जून इस प्रॉपर्टी की ओनरशिप आपके पास है नहीं, तो इस केस में आप एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का ले पाओगे क्या? नहीं, तो 7 महीने का ही लोगे। अगर उस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन मिड ऑफ द ईयर होता है तो जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उसके अगले दिन से आप एक्सपेक्टेड रेंट की इंफॉर्मेशन लीजिए। तो अभी इस क्वेश्चन में क्या हुआ, 30 जून को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ तो मैंने इंफॉर्मेशन 9 महीने की ली, मतलब 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च। और अगर आप प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द रिलेवेंट ईयर सेल आउट कर देते हो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था
फरवरी एंड को प्रॉपर्टी आपने सेल आउट कर दी। अब मार्च के महीने में आपके पास उस प्रॉपर्टी की ऑनरशिप है ही नहीं, तो एक्सपेक्टेड रेंट की वाली इंफॉर्मेशन के लिए आप क्या लोगे? अप्रैल से लेकर फरवरी तक प्रॉपर्टी थी, फरवरी एंड के बाद तो बेच दी ना आपने, तो मार्च में तो आपके पास ऑनरशिप थी नहीं, और तो इस केस में एक्सपेक्टेड रेंट आप 11 महीने का लोगे। तो इस पॉइंट की वजह से इस क्वेश्चन में ऐसा आ रहा है कि यहाँ पर मैंने यहाँ कमेंट दे रखा है कि प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन 30/6/2023 को कंप्लीट हुआ है, इसलिए ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड रेंट शैल बी टेकन एज 9 मंथ। ऐसा एक और क्वेश्चन हमने किया था, ये वाला क्वेश्चन नंबर 32। इसमें भी देखिए ये वाला पॉइंट कह रहे हैं, ये चेन्नई वाला फ्लैट का ओनरशिप और पोजीशन चेन्नई में इन्होंने ले लिया 1 जुलाई 2023 को। तो यहां पर भी आप इस मकान की एक्सपेक्टेड रेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कितने महीने की लोगे? 9 महीने की। बट यहां पर प्रॉपर्टी ये क्या थी? एसओपी थी। लेकिन मैंने आगे कमेंट लिख दिया, अगर ये डीएलओपी मानकर अगर कभी इस पे टैक्स देना पड़े तो सारी इंफॉर्मेशन एक्सपेक्टेड रेंट के लिए 9 महीने वाली लेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी की ओनरशिप और पोजीशन इनको 1 जुलाई 2023 को मिला है। इंपैक्ट सिर्फ एक्सपेक्टेड रेंट पर आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33। मिस्टर योगी ओन से हाउस प्रॉपर्टी। अब जो क्वेश्चन आएंगे, मतलब जो भी पॉइंट आएंगे नए, उनका जवाब आप देना। प्रोविजन आप पढ़ चुके हो, प्रोविजन सारे पढ़े हुए, आपके सेक्शन सारे पढ़े हुए हैं। तो मिस्टर योगी के पास प्रयागराज यूपी में हाउस प्रॉपर्टी है, मकान एक ही है, ए रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, लेट आउट की हुई है रेजिडेंशियल पर्पस के लिए। एनुअल रेंट है 60,000, म्यूनिसिपल वैल्यू 48,000, म्यूनिसिपल टैक्स टीनेंट ने पे किया है 4,000, डिडक्शन नहीं मिलेगा। एक्सपेंस इनकर्ड, रिपेयर्स मेड बाय टीनेंट, इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन। अगर लैंडलॉर्ड भी रिपेयर का खर्चा करता तो डिडक्शन मिलता क्या? नहीं। टीनेंट करे चाहे लैंडलॉर्ड करे, डिडक्शन रिपेयर एक्सपेंस का मिलता ही नहीं। इन्हीं सारे खर्चों को कवर अप करने के लिए तो स्टैंडर्ड रेंट का डिडक्शन 30% दिया ना, इन्हीं सारे खर्चों को कवर अप करने के लिए दिया है। फिर फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, इसका भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब एक नई बात कह रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस पेड बाय मिस्टर योगी। क्या है ये नया माजरा? मेरे को एक बात बताओ, टीनेंट आता है लैंडलॉर्ड के पास प्रॉपर्टी किराए पर लेने के लिए, तो जब तक टीनेंट वो प्रॉपर्टी यूज कर रहा है, उस मकान का इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल पे करने के लिए लायबल कौन होता है? टीनेंट या लैंडलॉर्ड? टीनेंट लायबल होता है, टीनेंट लायबल होता है। बट यहां पर लैंडलॉर्ड कौन है? योगी बाबा, यूपी, प्रयागराज, बुलडोजर। तो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर चार्जेस लैंडलॉर्ड ने पे किए। लिफ्ट मेंटेनेंस चार्जेस भी मिस्टर योगी लैंडलॉर्ड ने पे किए हैं। मतलब टीनेंट के बिहाफ पर लैंडलॉर्ड कोई एक्सपेंस इनकर कर रहा है, लैंडलॉर्ड बोल रहा है कि मैं पे कर दूंगा, आप चिंता मत करो। वो पे करने के लिए लायबल कौन है? लैंडलॉर्ड। लायबल कौन है? वैसे टीनेंट लायबल है, टीनेंट लायबल है, लेकिन पे कर दिए लैंडलॉर्ड ने। बताइए, टीनेंट, जब लैंडलॉर्ड टीनेंट को बोलता है चिंता मत करो मैं पे कर दूंगा, मैं पे कर दूंगा, इसका मतलब टू दैट एक्सटेंट वो टीनेंट से बढ़ावा किराया चार्ज कर रहा होगा क्या?
कि मैं तुम्हारे खर्चे ये भी पे कर दूंगा, ये भी पे कर दूंगा, मतलब वो टेनेंट से इन्फ्लेटेड रेंट चार्ज कर रहा होगा। तो जो चार्ज कर रहा होगा उसी के अंदर ये अदर फैसिलिटीज के भी पैसे शामिल होंगे। तो चार्ज कितना किया गया है बता सकते हैं? वर्ड यूज अगेन कर रखा है कंफ्यूज करने के लिए, एनुअल रेंट। क्या यही एक्चुअल रेंट है? यस, यही एक्चुअल रेंट है। तो अदर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का टोटल अमाउंट कितना बन रहा है? ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और लिफ्ट मेंटेनेंस चार्जेस कितना हुआ? 7,800। क्या ये 7,800 इज एक्चुअल रेंट 60,000 के अंदर शामिल है? यस। अब बताइए, जो लैंडलॉर्ड है वो टेनेंट को एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दे रहा है, ये पे कर दूंगा, ये पे कर दूंगा, ये कंपोजिट रेंट हो गया क्या? ये 60,000 कंपोजिट रेंट है, जिसमें अदर फैसिलिटीज का भी अमाउंट 7,800 शामिल है। तो हटा दूं क्या इस 60,000 में से 7,800, ताकि बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो प्योरली बिल्डिंग के रेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो 7,800 है अदर फैसिलिटीज दी गई हैं, तो क्या ये 7,800 अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल किया जाए क्या? सेपरेबल है कि नहीं है? जो फैसिलिटीज दी जा रही है सेपरेबल है ना? कल को उस पर भी बर्डन डाल सकते हैं। लैंडलॉर्ड टेनेंट को भी बोल सकता है तुम्हारे जिम्मेदारी है ये सब पे करना, तुम ही पे करो, मैं क्यों करूं पे। तो अदर फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रही है, अदर फैसिलिटीज का पैसा अलग आ रहा है, वो 60,000 के अंदर शामिल है। तो अदर फैसिलिटीज वाला जो 7,800 आ रहा है वो अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल होगा। इसका मतलब हाउस प्रॉपर्टी हेड में एक्चुअल रेंट में कितना मानू? 60,000 में से कम कर दिया जाए 7,800, तो 52,200। और ये 7,800 कहां टैक्सेबल बताया जाए? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल बताया जाए। तो मेरा एक्चुअल रेंट चेंज हो गया हाउस प्रॉपर्टी हेड के लिए, ठीक है। अब आगे और क्या बोल रहे हैं? कलेक्शन चार्जेस इंक्लूडिंग ₹300 लिटिगेशन एक्सपेंस है, इस 750 रुपये में शामिल है। ये एक्सपेंस भी अलाउ नहीं होता है हाउस प्रॉपर्टी हेड में, तो ये भी इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है। फिर आगे बता रहे हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2020-21, मतलब किसी पास्ट ईयर की बात बता रहे, पास्ट ईयर की बात बता रहे, कह रहे हैं he had claimed a deduction of unrealized rent, 22,500 अनरियलाइज रेंट रहा था, जिसमें से 16,500 ही अलाउ हुआ था उस ईयर में। तो शॉर्ट डिडक्शन कितना रह गया था? 22,500 माइनस 16,500, शॉर्ट डिडक्शन कितना रह गया? 6,000। ये शॉर्ट डिडक्शन क्या अलाउ हो सकता है? हाँ, कल को इस करंट प्रीवियस ईयर में इस प्रॉपर्टी को लेकर कोई रिकवरी आ जाए, या तो अनरियलाइज रेंट की या एरियर ऑफ रेंट की, तो ये शॉर्ट डिडक्शन उसमें से एडजस्ट हो सकता है ना। तो रिकवरी आ गई है इस साल 10 अगस्त 2023, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है ये, 23-24 की कोई डेट है ये। तो इस डेट को इसने रिकवर किया 10,500 डिफॉल्टिंग टेनेंट से, ठीक है। तो हमारा शॉर्ट डिडक्शन कितना रहा? 22,500 माइनस 16,500, तो शॉर्ट डिडक्शन रहा हमारा 6,000। अब अब इस साल रिकवरी आई है 10,500, तो 10,500 में से ये शॉर्ट डिडक्शन क्लेम करना, अब क्लेम कर सकते हैं इस साल। अब 4,500 बचा,
इसमें से भी 30% तो स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस हो जाएगा। तो रिकवरी अल्टीमेटली टैक्सेबल कितनी होगी? 3150। ये रिकवरी टैक्सेबल होगी। कौन से सेक्शन में टैक्सेबल होगी? 25A। सेक्शन 25A में ये रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट टैक्सेबल हो जाएगी। और ये जोड़ोगे कहां पर? बिल्कुल एंड में, बिल्कुल एंड में इसका इफेक्ट दिया जाएगा। पहले तो आप क्या करोगे? करंट ईयर की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालोगे, करंट ईयर की। और ये तो पास्ट ईयर की रिकवरी है, तो लास्ट में जस्ट बस ऐड करना है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया था 25/8/2004 को। पुरानी कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन डेट देते हैं तो क्या मतलब हुआ उसका? पीसीपीआई खत्म हो चुका होगा, 5 किस्तें कब की अलाउ हो चुकी होंगी। और अगर अभी भी इंटरेस्ट चल रहा है मतलब वो सिर्फ करंट ईयर का इंटरेस्ट है। अब जो इंफॉर्मेशन सबसे पहले देनी चाहिए थी वो सबसे लास्ट में दी। मतलब स्टूडेंट ये 60,000 को लेकर कहानी आगे बढ़ा चुका हो, पूरा सोल्यूशन कर चुका हो, उसके बाद वो पता पड़े ये 60,000 कंपोजिट रेंट था प्रॉपर्टी का, एज वेल एज एमिनिटीज प्रोवाइडेड टू द टेनेंट। ये 2 एमिनिटीज दी इन्होंने टेनेंट को, 60,000 कंपोजिट रेंट है। वो तो ये पढ़ने से ही पता पड़ गया था। ये लिखते या नहीं लिखते क्या फर्क पड़ता उससे? नहीं फर्क पड़ता। आज अगर मैं ये लाइन हटा भी दूं क्या फर्क पड़ता है? कंपोजिट रेंट ही है ये, क्योंकि उसके बदले में वो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दे ही रहा है, तो जो अमाउंट चार्ज कर रहा है वो कंपोजिट रेंट ही हुआ, लिखने की जरूरत नहीं थी। तो एक्चुअल रेंट आपका कितना? 52। अच्छा, इसी को मैं फेयर रेंट मान लूं 52,200 को, और म्यूनिसिपल वैल्यू 48,000 दे रखी है, फेयर रेंट 52,200, म्यूनिसिपल वैल्यू 48,000, तो हायर क्या? 52,200। स्टैंडर्ड रेंट नहीं है, यही हो गया 52,200। क्या हो गया? एक्सपेक्टेड रेंट। और ये एक्चुअल रेंट भी है, एक्सपेक्टेड रेंट भी 52,200, एक्चुअल रेंट भी 52,200। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या? 52,200। तो और म्यूनिसिपल टैक्स टेनेंट ने पे किए हैं, डिडक्शन नहीं मिलेगा, कमेंट लिख देंगे नॉट अलाउड। यही हो गया मेरा नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू में से स्टैंडर्ड डिडक्शन एम्प्लाइड है 30% ऑफ एनएवी, और इंटरेस्ट था ही नहीं। ये करंट ईयर की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई। फिर इसमें मैं रिकवरी ऐड करूंगा, अनरियलाइज रेंट की कैलकुलेशन कर ली थी मैंने 3150, वो बिल्कुल एंड में ऐड करनी है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी टोटल। नीचे कमेंट लिख देना है, जो जो खर्चे आपको अलाउ नहीं होते हैं हाउस प्रॉपर्टी हेड में बता देंगे। स्टूडेंट प्रैक्टिकल कर तो लेते हैं, अमाउंट भी निकाल लेते हैं, नीचे कमेंट बाजी नहीं करते। करनी पड़ेगी, नीचे लिखने पड़ेंगे नोट्स, नोट नंबर 1 2 3। मतलब सॉल्यूशन का आपको थोड़ा सा डेकोरेशन करना पड़ेगा। कई बार होता है ना, स्टूडेंट को रहता है मैंने तो पूरा सही किया, मेरा तो फाइनल आंसर भी मैच कर रहा है अमाउंट वाइज, लेकिन कमी कहाँ रही है? यही डेकोरेशन करने में ही कमी रही है, नीचे नोट्स वगैरह नहीं लिखे हैं। डायरेक्ट टैक्स में तो ये फिर कम नोट्स हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में तो नोट्स ही नोट्स लिखने पड़ेंगे, रीजन ही रीजन देने पड़ेंगे हर बात के। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 34। मिस्टर राज इज ए ओनर ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। कंस्ट्रक्शन बहुत पहले कंप्लीट हो चुका है,
31 अगस्त 1998 को कंप्लीट हो चुका है। प्रॉपर्टी लेट आउट है कब से? 1 दिसंबर 99 से लेट आउट है। हमें क्या करना? हमें तो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 23 चॉइस में क्या हुआ इससे मतलब है। हमें रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 23 चॉइस से ही मतलब है। तो 23 चॉइस की डिटेल दे रहे हैं। म्यूनिसिपल वैल्यू 55,000, एक्सपेक्टेड रेंट 60,000, स्टैंडर्ड रेंट 6,000 पर मंथ। तो 12 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या? ठीक है, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, स्टैंडर्ड रेंट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 72,000। तो अब कई लोग और कंफ्यूज होते हैं कि ये फेयर रेंट है या एक्सपेक्टेड रेंट है। कई लोग सोचते हैं एक्सपेक्टेड रेंट निकाल के दे दिया हमको, ये फेयर रेंट है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड जो आगे लिखा है इग्नोर करूं। फेयर रेंट 60,000, म्युनिसिपल वैल्यू 55,000, whichever is higher 60,000, स्टैंडर्ड रेंट 72,000, whichever is less 60,000। 60,000 हो गया मेरा एक्सपेक्टेड रेंट, हो गया मेरा 60,000। 60,000 एक्सपेक्टेड रेंट हो गया। फिर कह रहे एक्चुअल मंथली रेंट 6,000 पर मंथ। कुछ वैकेंसी पीरियड रहा है क्या? पूरा क्वेश्चन देख लीजिए। वैकेंसी की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं पूरे 12 महीने लेट आउट होना मान लूं। 12 महीने लेट आउट है तो 6,000 इंटू 12 महीने 72,000 एक्चुअल रेंट है। एक्चुअल रेंट ज्यादा है एक्सपेक्टेड रेंट से। एक्चुअल रेंट बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। एक्चुअल रेंट बन गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू। आगे कह रहे हैं म्यूनिसिपल टैक्स 15,000 पेड है, बट उसमें से 5,000 तो टीनेंट ने पे किए, तो लैंडलॉर्ड ने कितना पे किया? रिमेनिंग 10,000। तो उसका डिडक्शन मिलेगा जो लैंडलॉर्ड ने पे किया 10,000। नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगा। एनएवी आने के बाद 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन एम्प्लाइड है एनएवी का। फिर अब कई लोगों को एक और कंफ्यूजन होता है, म्युनिसिपल टैक्स अलग बोला, फिर बोला है वाटर एंड सीवरेज बेनिफिट टैक्स लिविड बाय स्टेट गवर्नमेंट बट डिस्प्यूटेड इन कोर्ट। स्टेट गवर्नमेंट कोई भी टैक्स लेवी करती है उसका डिडक्शन यहां नहीं मिलता है, तो इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। फिर फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, फायर इंश्योरेंस पेबल, बताइए डिडक्शन नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया था, लेकिन आगे कहानी है द इंटरेस्ट हैज बीन पेड आउटसाइड इंडिया टू ए नॉन रेजिडेंट विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। टीडीएस काटे बगैर उस नॉन रेजिडेंट मनी लेंडर को इंटरेस्ट का पेमेंट कर लिया जिससे लोन लिया था कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए। तो कौन सा सेक्शन अप्लीकेबल हो जाएगा? सेक्शन 25 जो बोलता है इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो। इंटरेस्ट पेड पेबल आउटसाइड इंडिया, एसएससी उस पर टीडीएस का डिफॉल्ट कर लेता है, या तो टीडीएस डिडक्ट ही नहीं करता या टीडीएस डिडक्ट तो करता है बट गवर्नमेंट को पे नहीं करता, और इंडिया में उस नॉन रेजिडेंट मनी लेंडर का कोई एजेंट भी नहीं है जिससे गवर्नमेंट टैक्स की वसूली कर सके। सेक्शन 25 अप्लीकेबल होगा तो इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा सेक्शन 25 की वजह से। लीगल चार्जेस फॉर रिकवरी ऑफ रेंट, मिलेगा डिडक्शन? मिलेगा या नहीं? लीगल चार्जेस नहीं मिलेगा। फिर स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस इनकर्ड
देखिए, जब रेंट एग्रीमेंट बनता है या जिसको हम कहते हैं लीज एग्रीमेंट, अगर लंबे पीरियड का बनता है ना, तो उस लीज एग्रीमेंट को भी रजिस्टर करवाना पड़ता है, और रजिस्टर कराते वक्त स्टाम्प ड्यूटी का भी पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस और भी खर्चे हो गए इन रेस्पेक्ट ऑफ लीज एग्रीमेंट ऑफ हाउस 2000 ये, और इसका डिडक्शन नहीं मिलता। फिर लास्ट में बोल रहे हैं अनरियलाइज रेंट अर्लियर ईयर का है 10,000, बट उसमें से डिडक्शन 7,000 का ही मिला था, तो 3,000 का डिडक्शन शॉर्ट डिडक्शन रह गया था। अब उसी डिफॉल्टिंग टेनेंट से 8,000 की रिकवरी हो रही है। तो शॉर्ट डिडक्शन कितना रहा था? 3,000 रहा था शॉर्ट डिडक्शन, रिकवरी 8,000 है, तो रिकवरी 8,000 में से शॉर्ट डिडक्शन 3,000 लेस हो जाएगा, बैलेंस रिकवरी 5,000। 5,000 में से भी 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस हो जाएगा और 3,500 रिकवरी टैक्सेबल होगी। तो रिकवरी बिल्कुल लास्ट में ऐड करनी है। पहले तो आपको करंट ईयर की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाल लेनी होती है, ये तो पास्ट ईयर की रिकवरी है, इसको लास्ट में ऐड करना रहता है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी। नीचे कमेंट कर दोगे कि हाउस प्रॉपर्टी हेड में वाटर सीवरेज बेनिफिट टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट ने लेवी किए हैं उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, और फायर इंश्योरेंस चार्जेस, लीगल चार्जेस, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, इसका भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। यस, तो ये आपका सारा चैप्टर कंप्लीट, जो होमवर्क दिया था कर लेंगे। अब एक बात बताइए, ये एक हाउस प्रॉपर्टी है, इसका 50% एरिया लेट आउट है, 25% एरिया सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और 25% एरिया एसएससी अपने बिजनेस में यूज कर रहा है। क्या करेंगे? हाउस प्रॉपर्टी हेड में कितने पोर्शन की कैलकुलेशन होगी? इतने पोर्शन की कैलकुलेशन, और जो प्रॉपर्टी एसएससी अपने ओन बिजनेस और प्रोफेशन में यूज कर रहा है 25% एरिया, उतने एरिया पर हाउस प्रॉपर्टी हेड नहीं लगेगा। ठीक है, अच्छा, अब इस पोर्शन से रिलेटेड जो बिजनेस में यूज हो रहा है, इसका मान लो इस प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया गया था, उसका इंटरेस्ट भी है, और इस प्रॉपर्टी का पूरा म्युनिसिपल टैक्स भी इकट्ठा ही एसएससी पे कर रहा है, मतलब इस पूरी प्रॉपर्टी के खर्चे भी हैं, म्युनिसिपल टैक्स, इंटरेस्ट वगैरह। तो ये खर्चे क्या बिजनेस हेड में 25% जितने अलग होंगे? आप अगर 25% एरिया बिजनेस में यूज कर रहे हो, प्रॉपर्टी 25% जितनी बिजनेस में यूज कर रहे हो, तो उतने खर्चे आपको पीजीबीपी हेड में अलाउ होंगे। ठीक है, अब एक बात बताइए, एक हाउस है जो लेट आउट हुआ 7 महीने, सेल्फ ऑक्यूपाइड रहा 2 महीने, वैकेंट रहा, प्रैक्टिकल रीजन, प्रैक्टिकल तरीके से बता रहा हूं कि पहले तो किराएदार था 7 महीने, फिर किराएदार छोड़ के चला गया, फिर 2 महीने खुद रह गए हम, फिर 1 महीना वैकेंट रह गई। अभी साल के कितने महीने बचे हैं? 2 महीने और बचे हैं ना। 2 महीने हमने उसी प्रॉपर्टी पर बिजनेस शुरू कर दिया। अब आप क्या करेंगे बोलो?
अब कैसे करें इसका? अब सुनिए, 2 महीने का तो बिजनेस का है, तो वो पीजीपीपी हेड में उसका ट्रीटमेंट होगा, और ये सारे महीनों का आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, और एलओपी मानते हुए करना पड़ेगा। ठीक है, 10 महीने का, इन 10 महीनों का एलओपी मानते हुए ही करोगे, तो इन 9 हाउस प्रॉपर्टी एक्ट में 9 महीने जाएंगे। आप एक्सपेक्टेड रेंट कितने महीने का लोगे बताइए? इस केस में आप एक्सपेक्टेड रेंट क्या 12 महीने का ले पाओगे? नहीं, 10 महीने का लेंगे ना। 2 महीने तो बिजनेस के लिए यूज हुआ, और एक्चुअल रेंट तो एक्चुअली लेट आउट पीरियड का होता है, तो वो 7 महीने का लोगे। ऐसे भी हो सकता है। समझ गए? ऐसे आते नहीं है एग्जाम में, बट बता रहे आपको। इनका कहना म्यूनिसिपल टैक्सेस, अगर मैं तो ये कह रहा हूं इस प्रॉपर्टी को लेकर खर्चे हैं मेरे, देखो स्टैंडर्ड डिडक्शन तो इम्प्लाइड है, बाकी बचते हैं खर्चों के नाम पर म्यूनिसिपल टैक्स और इंटरेस्ट, वो भी प्रोपोर्शनेटली अलाउ होंगे। हाउस प्रॉपर्टी हेड के जाएंगे, हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएंगे आपके 10 महीने, 10 महीने का मतलब प्रोपोर्शनेट हम करेंगे, जो भी म्यूनिसिपल टैक्स होगा 10/12, इंटरेस्ट भी जो भी बन रहा है हमारा 10/12 हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा। 2 महीने का ये म्यूनिसिपल टैक्स और इंटरेस्ट 2 महीने का 2/12 हो जाएगा पीजीबीपी हेड में। समझ गए? चलिए, तो होमवर्क दे चुके हैं, इसी के साथ ये हेड खत्म।